हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस। ये ड्रामा भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस का पहला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच एक लग्जरी कार को दिखाने के साथ होती है, जो कि तेज रफ्तार से कहीं जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और यहीं पर दिखाया जाता है हमारे ड्रामा के लीड एक्टर कांग हू यंग को। उसी समय एक और आदमी वहां आकर उसे कहने लगता है कि उसे यहाँ के बदले होटल में रुकना चाहिए था, और वहाँ रुकना उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता, क्योंकि यहाँ के माहौल में वो काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग हू यंग कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए रुक रहा है क्योंकि ये जगह उसके ऑफिस के काफी नजदीक है। वो आदमी भी कहता है कि हू यंग को हेड ऑफिस से भेजा गया है, तो वो उसकी कोई बात कैसे टाल सकता है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी हू यंग का अंकल है, जिसका नाम बीक वूक है। अब एक तरफ हू यंग घर का मुआयना करने लगता है, तो वहीं बीक वूक उसे कहता है कि वो पूरे 10 साल बाद कोरिया लौटा है, जो कि काफी लंबा टाइम होता है, और उसे काम पर फोकस करने के बदले सियोल घूमना चाहिए और अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए। पर हू यंग बताता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, जिसके थोड़ी देर बाद बीक वूक उसे साथ चलकर एंजॉय करने के लिए कहता है। लेकिन हू यंग कहता है कि आज उसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और वो नहीं आ सकता। ये सुनते ही बीक वूक उससे पूछने लगता है कि क्या उसे किसी लड़की से मिलने जाना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि फोन पर किसी को अपने मेकअप के बारे में डिटेल दे रही थी। वहीं हू यंग, जो कि कार में बैठा था, उस लड़की के सड़क पर साइड होने का वेट कर रहा था। अब कुछ देर बाद हू यंग एक कैफे में जाता है और जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वो लड़की भी वहां पहुंच जाती है, जो पहले चारों ओर अपनी नजर घुमाती है, और फिर जैसे ही उसकी नजर हू यंग पर पड़ती है, वो जाकर उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया है। पहले तो हू यंग उसकी कोई बात नहीं समझ पाता, पर जैसे ही वो लड़की इंट्रोडक्शन के बाद उसे अपना नाम ली होंगजू बताती है, हू यंग बहुत ही शॉक हो जाता है और नाम सुनते ही वो अपने पास्ट के स्कूल डेज में पहुंच जाता है, जहां ली होंगजू हू यंग को पूरे स्कूल के सामने एक लव लेटर दे रही थी। हू यंग भी काफी शॉक होकर उससे पूछता है कि क्या वो ली होंगजू ही है, पर वो कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां पर एक और लड़की आ जाती है, जिसे देखकर होंगजू को रियलाइज होता है कि वो गलत टेबल पर आकर बैठ गई है, और वो उन दोनों से माफी मांगकर उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है, जो कि असल में ब्लाइंड डेट के लिए आया था। लेकिन हू यंग का तो पूरा ध्यान अभी भी होंगजू पर ही था। अब होंगजू के वहां से जाते ही वो लड़की हू यंग को बताती है कि वो जोसेफ की कजिन इम्सो है, जिसके बाद वो वहाँ बैठकर हू यंग को बताने लगती है कि वो भी उसी स्कूल जाया करती थी जिसमें वो जाता था। साथ ही उसे वो सभी एनकाउंटर्स याद दिलाने लगती है जिसमें वो एक दूसरे से मिले थे। लेकिन इस बीच भी हू यंग का पूरा ध्यान तो होंगजू के ऊपर ही था। कुछ ही देर बाद इम्सो को भी ये चीज रियलाइज हो जाती है और वो हू यंग से पूछने लगती है कि क्या वो उस लड़की को जानता है। हू यंग बताता है कि वो दोनों ही स्कूल फ्रेंड्स थे। ये सुनते ही इम्सो भी एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि क्या वो लड़की उसकी एक्स है, पर हू यंग इसका कोई जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद उन दोनों को ही वहां से जाते हुए देखकर हू यंग इम्सो को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहकर उन दोनों के पीछे ही बाहर चला जाता है। लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही वो दोनों वहां से जा चुके थे। हू यंग अभी भी यही सोच रहा था कि क्या होंगजू ने उसे सच में नहीं पहचाना। वहीं दूसरी ओर होंगजू साइड मिरर से हू यंग को ही देख रही थी। होंगजू के पूछने पर वो लड़का कहता है कि वो एक पास्ता रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। होंगजू उसे उसके बदले किसी और जगह जाने का सजेस्ट करती है, पर वो लड़का कहता है कि उसकी फ्रेंड जिसने उनकी ब्लाइंड डेट सेट की है, उसने होंगजू की किसी भी बात को सुनने से मना किया है। होंगजू उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसकी एक भी नहीं सुनता। कुछ ही देर बाद इम्सो और हू यंग भी बाहर आ जाते हैं, जहां इम्सो उसे डिनर स्किप करके ड्रिंक्स पर चलने के लिए कहती है, पर हू यंग उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़का भी होंगजू को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर होंगजू से मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर हू यंग भी इम्सो से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है। इम्सो बताती है कि उसके पास गाड़ी नहीं है और वो खुश होने लगती है कि हू यंग उसे घर ड्रॉप करेगा, पर हू यंग उसे बस से जाने के लिए कहकर खुद गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब हू यंग भी अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे जोसेफ का फोन आता है। जोसेफ उससे पूछने लगता है कि उसने इम्सो को डंप क्यों करा, पर हू यंग कहता है कि उसने डंप नहीं करा, बल्कि उसने बस सिचुएशन को हैंडल किया है। जोसेफ उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि इम्सो सुंदर है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, पर हू यंग उसकी किसी भी बात को सुनने को राजी ही नहीं था। इसी बीच वो हू यंग से पूछता है कि क्या वो पार्टी के लिए आ रहा है। साथ ही उससे ये भी पूछने लगता है कि उसके फादर
कंपनी की मनी हैंडलिंग उससे करवाने के लिए कैसे राजी हो गए। हुयंग कहता है कि अभी ये चीज डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जोसेफ उसे बिजनेस पार्टी में जरूर आने के लिए कहता है। अब कॉल कट होने के बाद भी हुयंग अभी भी होंगजू के साथ अपना वही इंसिडेंट याद कर रहा था। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद वो एक रेड लाइट पर पहुंचता है, उसकी नजर होंगजू पर पड़ जाती है, जो कि बस स्टैंड पर बैठकर अपनी बस का वेट कर रही थी। जिसे देखते ही उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब वो अपनी क्लास में बैठा था और उसका दोस्त उसे बताता है कि एक लड़की उसे बाहर बुला रही है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि होंगजू ही थी। अब जैसे ही हुयंग बाहर आता है, होंगजू उसे एक लव लेटर देती है, जिसे देखते ही सभी बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं। होंगजू हुयंग को उसका रिप्लाई देने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हुयंग प्रेजेंट में होंगजू को आवाज लगाता है, लेकिन उसी समय उसकी बस भी वहाँ आ जाती है। ग्रीन लाइट होते ही हुयंग अपनी गाड़ी घुमाकर उसे बस स्टॉप पर ले आता है, लेकिन वो देखता है कि होंगजू तब तक वहाँ से जा चुकी है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसी समय उसकी नजर फिर से होंगजू पर पड़ जाती है, जो कि बस में नहीं गई थी और वहीं पर एक फूड स्टॉल से खाना खा रही थी। ये देखकर अगले ही पल हुयंग भी वहां पहुंच जाता है और फूड स्टॉल के ऑनर के पूछने पर वो कहने लगता है कि जो ये लड़की खा रही है वो भी वही खाएगा। होंगजू भी ड्रिंक पी रही थी, जिसे देखकर हुयंग उसे वही ड्रिंक उसे भी देने के लिए कहता है और उसे इरिटेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद हुयंग उससे पूछता है कि क्या उसने उसे नहीं पहचाना, पर होंगजू उसे कहती है कि भला वो उसे कैसे नहीं पहचानेगी, वो आज भी वैसा ही है जैसा वो स्कूल में था। हुयंग पूछने लगता है कि क्या उसने कैफे में उसे नहीं पहचाना था, जिस पर होंगजू बोलती है कि क्या उसे पहचानना इतना ज्यादा जरूरी है। होंगजू के पूछने पर हुयंग बताता है कि वो अपने ऑफिस के काम से यहाँ आया है। होंगजू कहने लगती है कि वो तो 10 साल पहले ही पढ़ने के लिए यूएस चला गया था। होंगजू कहने लगती है कि क्या यहाँ आकर वो अपने फ्रेंड से नहीं मिला, पर हुयंग कहता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है और वो पहली है जिससे वो आकर मिला है। उसके कोल्ड रिएक्शन देखकर होंगजू कहने लगती है कि क्या वो अपने फ्रेंड्स की न्यूज़ के बारे में नहीं जानना चाहेगा, और फिर वो हुयंग से उसका नंबर मांगती है। होंगजू उसके फोन में अपना नंबर सेव करती है और कहती है कि उसे देखकर सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और उसकी बेस्ट फ्रेंड हिजी भी उसे देखकर काफी खुश हो जाएगी। होंगजू की बात सुनकर हुयंग पूछने लगता है कि बाकी सबका तो ठीक है, पर क्या होंगजू को उसे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई। ये सुनते ही होंगजू जो ड्रिंक पी रही थी वही हुयंग के ऊपर गिरा देती है और हुयंग के पूछने पर कहने लगती है कि वो ऐसी मजाकिया बात कैसे कर सकता है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय होंगजू की बस भी वहाँ पहुँच जाती है और वो हुयंग को वहीं पर छोड़कर अपनी बस में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि घर पहुंचकर अपना काम करने लगता है। उसी समय वो अपने कोट को देखता है और फिर उसमें से कागज निकालता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक कि जब हुयंग आदमी से वो चेंज पैसे वापस ले रहा था तो वो आदमी कहने लगता है कि कौन बेवकूफ बस स्टॉप के पास अपनी गाड़ी पार्क करता है, और जैसे ही हुयंग पीछे पलट के देखता है तो ये गाड़ी भी उसी की थी और ये उसी का नोटिस था। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आता है और हुयंग चेक करने लगता है कि कहीं ये मैसेज होंगजू का तो नहीं है, पर ये मैसेज था जोसेफ का। हुयंग भी कहने लगता है कि उसे लगा था कि शायद वो मैसेज करेगी और वो भी उसे देखकर इतना ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो बार बार अपना फोन चेक करने लगता है इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं होंगजू से मैसेज करेगी। हुयंग अभी होंगजू के बारे में सोच रहा था कि इसी बीच हम पहुंच जाते हैं पास्ट में 10 साल पहले, जहां हुयंग अपने स्कूल के लिए जा रहा था। अब जैसे ही वो अपने बस स्टॉप पर उतरने लगता है, ड्राइवर उसे अपनी फ्रेंड को भी जगाने के लिए कहता है। हुयंग कहता है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जगाने के लिए जाना पड़ता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि होंगजू है, जो कि बस में ही सो गई थी। हुयंग उसे उठाने के बदले उसका बैग छीनने लगता है, जिससे होंगजू तुरंत जाग जाती है। अब वो दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी होंगजू देखती है कि उनके टीचर लेट आने के लिए बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं, जिस वजह से वो आगे जाने के बदले हुयंग के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती उसका हाथ अपने कंधे पर रख लेती है कि मानो वो उसकी हेल्प कर रही हो। अब टीचर भी होंगजू से पूछने लगता है कि वो लेट क्यों है, जिस पर होंगजू कहने लगती है कि वो हुयंग की मदद कर रही थी। हुयंग कहता है कि वो उसे नहीं जानता और आज पहली बार ही मिला है, पर फिर भी होंगजू कहने लगती है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिस पर हुयंग अपनी नेम प्लेट छुपाकर होंगजू से उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन होंगजू उसका नाम ही नहीं बता पाती, जिस पर टीचर भी समझ जाता है कि होंगजू सिर्फ बहाने बना रही है, जिस पर टीचर हुयंग को अंदर भेज देता है और होंगजू के बैग की चेकिंग करना शुरू कर देता है। वहीं होंगजू भी हुयंग को जाते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ उन्हें टीचर का पीरियड चल रहा था। हुयंग भी बैग से अपना पेन निकालने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो कि उसकी नहीं थी, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि शायद सुबह होंगजू ने ये बुक उसके बैग में डाल दी होगी।
अब एक तरफ टीचर क्लास में पढ़ाने लगते हैं तो वहीं हुयंग होंगजू की उसी बुक को देखने लगता है जो कि एक लव स्टोरी बुक थी। वो अभी पढ़ ही रहा था कि अगले ही पल टीचर हुयंग को ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बुला लेते हैं। हुयंग भी ब्लैक बोर्ड पर जाते ही मिनटों में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हुयंग अपनी सीट पर जाने लगता है लेकिन उसके टीचर उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद पहले वो सभी बच्चों को उसके लिए तालियां बजाने के लिए कहते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वो एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और क्या उसे देखने के बाद भी उन सब का मेहनत करने का मन नहीं करता। अब एक तरफ वो टीचर हुयंग की भर भर कर तारीफें करने लगते हैं, वहीं इसी बीच हुयंग की नजर होंगजू पर पड़ जाती है जो कि बाहर बैठी हुई थी। हुयंग भी उसे ही देख रहा था जो कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन हुयंग अभी भी उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसी समय होंगजू वहाँ वापस आ जाती है और हुयंग को देखकर उसे हाय करने लगती है। ये देखकर हुयंग भी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहां हुयंग अभी भी अपना फोन और वही कॉइन देख रहा था और इस उम्मीद में था कि शायद होंगजू से मैसेज करेगी। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड हेजी को ये बता देती है कि आज वो हुयंग से मिली थी। इतना सुनते ही उसकी फ्रेंड हेजी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या वो अभी भी स्कूल जैसा ही दिखता है। होंगजू के यहाँ कहते ही हेजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो होंगजू से हुयंग के बारे में पूछने लगती है कि वो अब क्या कर रहा है और क्या उसकी शादी हो गई है, लेकिन होंगजू कहती है कि ये तो उसे ही पूछना चाहिए, जिस पर हेजी कहने लगती है कि भला वो हुयंग से कैसे पूछ सकती है, हुयंग उसका फर्स्ट लव है। और इसी के साथ हम फिर से पास्ट में पहुंच जाते हैं जहां हमें दिखाया जाता है होंगजू और हेजी को। हेजी होंगजू से कहती है कि वो उसके फादर को इतना परेशान क्यों करती है कि उन्हें टीचर होने पर ही रिग्रेट होने लगा है, पर होंगजू कहने लगती है कि रिग्रेट तो उसे हो रहा है कि वो एक स्टूडेंट है क्योंकि उसका मन स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता और स्कूल में होने में अब कोई भी मजा नहीं है। इस पर हेजी भी कहने लगती है कि अब तो उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता और अब तो उसे भूख भी नहीं लगती। इतना सुनते ही होंगजू कहने लगती है कि इसका मतलब उसे पक्का कोई लड़का पसंद है। हेजी उसे बताती है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है वो स्कूल का टॉपर है। उसी समय हुयंग भी वहाँ से गुजर रहा था और जैसे ही हेजी होंगजू को उसे दिखाती है, होंगजू उस पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़का है और सुबह उसकी मदद करने के बाद भी उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और उसी की वजह से उसे इतनी ज्यादा डांट पड़ी। हेजी कहने लगती है कि क्या वो हुयंग को अपना लव कन्फेस कर सकती है। अब होंगजू को हुयंग को देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन हेजी के लिए वो कहने लगती है कि वो फील कर सकती है कि वो दोनों एक परफेक्ट कपल बनेंगे और वो उसे कन्फेस कर सकती है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हुयंग होंगजू को खिड़की से बाहर देख रहा था। असल में उस समय होंगजू हेजी के लिए लव लेटर ही लिख रही थी और उसी समय हेजी के पास जाते हुए ही उसकी नजर हुयंग पर पड़ी थी, जिसके बाद वो दोनों ही सीधे बॉयज क्लासरूम्स के बाहर पहुंच जाते हैं। होंगजू हेजी को उसे जाकर लव लेटर देने के लिए कहती है, पर हेजी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहने लगती है कि ये उससे नहीं हो पाएगा और उसके बदले होंगजू को जाकर ये लेटर देने के लिए कहती है। होंगजू पहले तो मना करती है कि ये लेटर उसे खुद ही देना होगा, पर जैसे ही इस काम के बदले हेजी उसे किसी का एड्रेस बताने के लिए कहती है, होंगजू तुरंत तैयार हो जाती है और नेक्स्ट सीन में ही हुयंग के पास पहुंच जाती है। वो लव लेटर देखकर पहले तो हुयंग भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर होंगजू बताती है कि ये लेटर उसकी फ्रेंड ने भेजा है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। हुयंग के देखते ही हेजी भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। लेटर देने के साथ साथ होंगजू हुयंग से अपनी उस बुक के बारे में भी पूछने लगती है। वो अभी उससे पूछ रही थी कि उसी समय वही टीचर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें आते देख होंगजू बुक के साथ साथ उसे इस लेटर का रिप्लाई भी देने के लिए कहती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और इसी के साथ सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।